नमस्कार, मैं प्राध्यापक बापू साहब थोरात, हिंदी विभाग राव बहादुर नारायणराव बोरावके महाविद्यालय श्रीरामपुर। आज हम द्वितीय वर्ष कला हिंदी विशेष 1 अर्थात नए पाठ्यक्रम के अनुसार स्पेशल डिपार्टमेंटल स्पेशल कोर्स 1 DSE 1 इस विषय के अंतर्गत काव्यशास्त्र यह पाठ्यक्रम दिया गया है। इस काव्यशास्त्र के अंतर्गत आज हम इकाई 2 में जो टॉपिक्स है काव्य के तत्व, इसका अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, भारतीय काव्यशास्त्र में काव्य को लेकर अत्यंत व्यापक मात्रा में विवेचन हमें मिलता है। विशेष रूप से प्राचीन भारतीय काव्यशास्त्र में अर्थात संस्कृत काव्यशास्त्र में काव्य को लेकर विभिन्न संदर्भों में विचार किया गया है। इन सभी में एक बात जो विशेष महत्वपूर्ण मानी जाती है वह यह है कि भारतीय काव्यशास्त्र में विशेषतः प्राचीन संदर्भों में अगर हम विचार करें तो संस्कृत में सभी मुद्दों को लेकर या काव्य के संबंध में जो अलग अलग प्रकार के मुद्दे हैं उनको लेकर अत्यंत विस्तार के साथ विवेचन हमें मिलता है। उतना विस्तार से विवेचन हमें आधुनिक काव्यशास्त्र में या जिसे हम हिंदी काव्यशास्त्र कहते हैं उसके अंतर्गत नहीं मिल पाता है। अगर हम प्राचीन काव्यशास्त्र की बात करें तो प्राचीन काव्यशास्त्र में जैसा कि हम जानते हैं काव्य शब्द गद्य और पद्य दोनों संदर्भों में प्रयोग किया गया है और जो काव्य के संदर्भ में विवेचन किया गया है वह सभी विवेचन गद्य और पद्य दोनों संदर्भों में किया गया है। काव्य हेतु की बात करें, काव्य प्रयोजन, काव्य की परिभाषाएं या काव्य के तत्व, ये जो विभिन्न मुद्दे विभिन्न विद्वानों ने उठाए हैं, इन मुद्दों पर विचार किया है, तो संस्कृत काव्यशास्त्र के अंतर्गत इन सभी मुद्दों की दृष्टि से विद्वानों ने गद्य और पद्य दोनों संदर्भों में अपना विवेचन किया है। इस संदर्भ में अगर हम देखें तो सामान्यतः काव्य लिखने की प्रेरणा या काव्य लिखने के जो कारण हैं उन्हें काव्य के हेतु कहा जाता है। दूसरी ओर काव्य लिखने के जो प्रमुख उद्देश्य है जिनके कारण कवि काव्य की रचना करता है या कोई भी लेखक साहित्य की रचना करता है उसे काव्य के प्रयोजन कहा जाता है। और तीसरा एक मुद्दा है काव्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है, काव्य में किसका सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान है या काव्य की लेखन प्रक्रिया में रचना प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक इकाई अंग कौन सा है उसे काव्य के तत्व कहा जाता है। तो तत्व से सीधा सरल मतलब है काव्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान या काव्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक, काव्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई या काव्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग जो है उसे विद्वानों ने काव्य के तत्व या काव्य के तत्व के रूप में उन पर विचार किया है। अब इस विचार के संदर्भ में देखा जाए तो इस पर काफी व्यापक मात्रा में हमें विचार मिलता है। विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने इस पर विचार किया है। तो इसे हम 2 भागों में देख सकते हैं, एक भारतीय विद्वानों के मत और दूसरा पाश्चात्य विद्वानों के मत। काव्य के तत्व के संदर्भ में दोनों ही विद्वानों ने मतलब भारतीय काव्यशास्त्र में जितना गहन विवेचन हुआ है उसी प्रकार का विवेचन हमें पाश्चात्य काव्यशास्त्र में भी मिल जाता है, लेकिन दोनों ने अपने अलग अलग संदर्भ में या अलग अलग दृष्टिकोणों से इस पर विकास किया है। और यही कारण है कि दोनों ही विद्वानों के मतों को हमें यहाँ पर थोड़ा सा देखना आवश्यक है। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय विद्वानों की। भारतीय विद्वानों ने काव्य के तत्वों पर या काव्य में सर्वाधिक किसका महत्वपूर्ण स्थान है इस पर अत्यंत व्यापक मात्रा में विवेचन किया है। लेकिन भारतीय विद्वानों के विवेचन को अगर हम देखें तो उसमें हमें परस्पर विरोध की प्रवृत्ति अधिक मात्रा में दिखती है। इसका मतलब यह है कि भारतीय विद्वानों ने अत्यंत व्यापक मात्रा में परस्पर विरोध किया है या अत्यंत व्यापक मात्रा में अपने से पहले के मत का विरोध करते हुए अपने मत को स्थापित करने का प्रयत्न किया है। भारतीय काव्यशास्त्र के अंतर्गत पहले विद्वान हैं आचार्य भरत मुनि, जिनका ग्रंथ है नाट्यशास्त्र। इस नाट्यशास्त्र के अंतर्गत आचार्य भरत मुनि ने सबसे पहले रस सिद्धांत की स्थापना की। अर्थात उन्होंने रस को काव्य की आत्मा या काव्य का सबसे प्रमुख तत्व माना है।
भामह का समय सामान्यतः ईस्वी की पहली शताब्दी माना जाता है। इसके बाद 6ठी शताब्दी में आचार्य भामह नाम के विद्वान आते हैं और वे बताते हैं कि काव्य का प्रमुख तत्व रस नहीं है, बल्कि काव्य का प्रमुख तत्व है अलंकार। मतलब भामह ने रस का विरोध किया और अलंकार की स्थापना की, अलंकार संप्रदाय को स्थापित किया। उसके बाद तीसरे आचार्य वामन नामक विद्वान आ जाते हैं। वे रस और अलंकार दोनों का विरोध करते हैं और काव्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रीति को देते। उनका कहना है रीति है तो काव्य है, या रीति ही काव्य की आत्मा है, रीति के बिना काव्य ही नहीं है, अर्थात रीति को काव्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उनके बाद चौथे विद्वान आ जाते हैं 9वीं शताब्दी में आचार्य आनंदवर्धन, जो ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ में रस, अलंकार, रीति इन तीनों का विरोध करते हैं और कहते हैं कि ये तीनों काव्य में महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है ध्वनि अर्थात प्रतीयमान अर्थ अर्थात व्यंग्यार्थ। अर्थात आनंदवर्धन ने अपने से पहले तीनों मतों का विरोध किया और अपने मत को स्थापित करने का प्रयत्न किया। वामन के बाद 10वीं शताब्दी में जो विद्वान आए हैं वे है आचार्य कुंतक। कुंतक ने अपने से पहले चारों मतों का विरोध किया, मतलब रस, अलंकार, रीति और ध्वनि चारों का विरोध किया और चारों के बजाय उन्होंने काव्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया वक्रोक्ति को। उनका कहना है वक्र उक्ति ही काव्य का प्रमुख अंग है, या वक्र उक्ति ही काव्य का तत्व है, आत्मा है। इसके बाद 11वीं शताब्दी में आचार्य क्षेमेंद्र नामक विद्वान आए और उन्होंने इन सभी तत्वों में एक समन्वय स्थापित करने की कोशिश की। आचार्य क्षेमेंद्र ने केवल ये 4-5 तत्व ही नहीं, तो उन्होंने कुल मिलाकर 27 ऐसे घटक माने जो काव्य में महत्वपूर्ण है या जिनके आधार पर काव्य रचना की जाती है। मतलब आचार्य क्षेमेंद्र एक समन्वयवादी विचारवंत थे और समन्वयवादी होने के कारण अपने से पहले के सभी मत मतांतरों में एकता लाने की कोशिश की, लेकिन हुआ ऐसे कि उनसे पहले भारतीय काव्यशास्त्र में जो अनेक मत मतांतर आए थे, अनेक खंडन मंडन की प्रवृत्ति आई थी, इस बात के कारण लोगों में इतना धैर्य नहीं था कि वे किसी एक नए सिद्धांत का विचार करें या नए सिद्धांत पर ध्यान दें, और इसी कारण ऐसा हुआ कि आगे जाकर क्षेमेंद्र के विचारों पर अधिक विद्वानों ने ध्यान नहीं दिया। मतलब इस विवेचन के आधार पर एक बात यह स्पष्ट हो जाती है कि भारतीय काव्यशास्त्र में रस, अलंकार, ध्वनि, रीति, वक्रोक्ति और औचित्य इस प्रकार के 6 तत्व या इस प्रकार के 6 घटक प्रमुख रूप से आज तक आए हैं। लेकिन इन सभी 6 घटकों में हमें खंडन मंडन की प्रवृत्ति या परस्पर विरोध की प्रवृत्ति जो है वह अधिक मात्रा में दिखाई देती है। मतलब ये सभी विद्वान अपने से पहले वाले मत का विरोध करते हैं और अपने मत को, अपने तत्व को या अपनी काव्य की आत्मा को अधिक महत्व दिलवाने की कोशिश में लगे हैं। तो ये हुआ भारतीय विद्वानों का विवेचन। अब थोड़ा सा पाश्चात्य विद्वानों का विवेचन अगर हम करें तो पाश्चात्य विद्वानों ने भी काव्य के तत्वों पर अत्यंत गहराई से विचार किया है, लेकिन भारतीय विद्वानों का विवेचन और पाश्चात्य विद्वानों का विवेचन, इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि पाश्चात्य विद्वानों में हमें खंडन मंडन की प्रवृत्ति दिखाई नहीं देती। मतलब पाश्चात्य विद्वान भले ही अपने मत को व्यक्त करते हैं, लेकिन अपने मत के साथ दूसरे विद्वान द्वारा व्यक्त मत को भी उतना ही महत्व देते हैं। मतलब पाश्चात्य काव्यशास्त्र में एक सारासार विचार करके काव्य के तत्वों पर विचार किया गया है, या सारासार विचार के अनुसार उन्होंने काव्य के तत्व निश्चित किए हैं, और इसी कारण पाश्चात्य काव्यशास्त्र में 6 तत्व बताए गए हैं: भाव तत्व, बुद्धि तत्व, कल्पना तत्व, शैली तत्व, शब्द तत्व और अर्थ तत्व। भाव तत्व, बुद्धि तत्व, शैली तत्व, कल्पना तत्व, शब्द तत्व और अर्थ तत्व। अब हमें यहाँ या इस टॉपिक में इन्हीं 6 में से 4 तत्वों पर विचार करना है, जो है भाव, बुद्धि, कल्पना और शैली। तो सबसे पहले विचार करते हैं भाव तत्व के संबंध में। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में या पाश्चात्य कवियों ने भाव तत्व को सर्वाधिक महत्व दिया है। उनका कहना है कि भाव काव्य का मूल आधार है, भाव नहीं है
तो काव्य नहीं है, भाव है तो काव्य है। मतलब काव्य में जो सौंदर्य है, काव्य में जो आकर्षकता है, काव्य में जो प्रभाव है वह भाव के कारण ही है। भाव नहीं है तो काव्य में कोई सौंदर्य नहीं होगा, भाव नहीं है तो काव्य में कोई प्रभाव नहीं होगा, भाव नहीं है तो काव्य का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इस तरह से पाश्चात्य विद्वानों ने भाव को महत्व दिया है। इतना ही नहीं, अगर हम पाश्चात्य जो विभिन्न प्रकार के विद्वान हैं उन्होंने जो काव्य की परिभाषाएं की है उनमें से विलियम वर्ड्सवर्थ नाम के विद्वान हैं, और विलियम वर्ड्सवर्थ ने काव्य की परिभाषा करते समय उन्होंने कहा था कि पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, अर्थात कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है। कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है। अब यहाँ एक बात स्पष्ट हो जाती है कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी काव्य में प्रबल अनुभूतियों को सर्वाधिक महत्व दिया है, या भाव को सर्वाधिक महत्व दिया है, और इसी कारण भाव तत्व को लगभग सभी पाश्चात्य विद्वान काव्य का सबसे प्रमुख तत्व मानते हैं। अब भाव कैसे होने चाहिए, तो उस संदर्भ में पाश्चात्य विद्वानों का कहना है कि भाव प्रबल, तीव्र, तरल, उत्कट होने चाहिए। भाव प्रबल, तीव्र, तरल और उत्कट होने चाहिए। भावों में एक उत्स्फूर्तता होनी चाहिए, क्योंकि भाव सभी के पास होते हैं। भाव नहीं है ऐसा व्यक्ति शायद ही नहीं होगा। भाव प्रत्येक व्यक्ति के पास होते हैं, लेकिन हमारे भाव में वह उत्कटता, हमारे भाव में वह तीव्रता या वह उत्स्फूर्तता नहीं होती, जिसके कारण हम कवि नहीं बन पाते। कवि के भावों में वह तीव्रता होती है, वह तरलता होती है, वह उत्कटता होती है, और उस तीव्रता, उत्कटता या तरलता के कारण कवि के भाव एक उत्कट रूप में बाहर आते हैं और वे शब्दों का रूप लेते हैं और फिर काव्य बन जाते हैं, साहित्य बन जाते हैं। इसी कारण पाश्चात्य काव्यशास्त्र में भावों की उत्कटता, भावों की तीव्रता या भावों की तरलता को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। दूसरी बात ये भी कही जाती कि भाव निर्वैयक्तिक होने चाहिए। भाव निर्वैयक्तिक होने चाहिए। निर्वैयक्तिकता से तात्पर्य यह है कि कवि के भाव, यद्यपि कवि के अपने भाव है, कवि अपने भाव या अपने अनुभव कविता में व्यक्त करता है, लेकिन कवि के भाव, कवि के अनुभव उसके अपने होने के बावजूद उनमें एक क्षमता होती है कि वे सबके भाव बन सकते हैं, सबकी अनुभूतियां बन सकते हैं। मतलब जब हम कोई कविता पढ़ते हैं या जब हम कोई कविता सुनते हैं तो हमें लगता है कि अरे मुझे भी यही कहना था, अरे मेरा भी यही मत था, या मेरा भी इसी प्रकार के अनुभव थे, लेकिन मैं उसे व्यक्त नहीं कर पाया, कवि ने उसे व्यक्त कर दिया। मतलब कवि के भाव पाठक या श्रोता के भाव बन गए। इसे ही निर्वैयक्तिकता कहा जाता है। और भावों में ये निर्वैयक्तिकता जितनी अधिक होगी वे भाव उतने ही प्रभावी होंगे और उन भावों का पाठकों पर या श्रोताओं पर उतना ही व्यापक मात्रा में प्रभाव पड़ सकता है। दूसरी बात, ये भाव जितने व्यापक होंगे, जितने वैविध्यपूर्ण होंगे, काव्य उतना ही आकर्षक या काव्य उतना ही प्रभावी माना जाएगा। और इसी कारण पाश्चात्य काव्यशास्त्र में भावों के अंतर्गत 3 बातों को महत्व दिया गया है। एक भाव उदारता। भाव उदारता से उनका तात्पर्य कि भाव उदात्त होने चाहिए, उदार होने चाहिए, एक व्यापक होने चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही है वह है भाव तीव्रता, जिस पर हम पहले विचार कर चुके हैं कि भाव जितने अधिक तीव्र, तरल, उत्कट होंगे उतने ही वह बाहर निकलेंगे, शब्दों का रूप लेंगे और काव्य बन जाएंगे, उसका एक अलग प्रभाव होगा। भावों में अगर तीव्रता, तरलता नहीं होगी तो वे भाव बाहर नहीं आ पाएंगे। और तीसरी बात उन्होंने कही है भाव विस्तार या भाव वैविध्य। मतलब भावों में जितनी विस्तार होगा, जितनी व्यापकता होगी या जितना वैविध्य होगा उतना ही उसका प्रभाव होता है। कैसे? एक उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि देख लीजिए किसी एक ही भाव को लेकर अनेक प्रकार की कविताएं लिखी जाती है। समझ लीजिए हम गीत सुनते हैं तो एक वियोग का कोई गीत है तो वियोग पर केवल वही गीत नहीं लिखा गया है, वियोग पर ऐसे हजारों गीत लिखे गए होंगे, लेकिन प्रत्येक गीत का अपना अलग प्रभाव होता है, प्रत्येक गीत अपना एक अलग स्थान रखता है और उससे हम अभिभूत हो जाते हैं, उसका एक हमारे मन पर प्रभाव होता है। क्यों हुआ? क्योंकि उसमें भाव वैविध्य है, उसमें कलाकार
प्रकार की एक शैली है और उस भाव वैविध्य के कारण भले ही वह भाव एक हो, भले ही वह वियोग का ही गीत हो, लेकिन प्रत्येक कवि की अपनी शैली होने के कारण या प्रत्येक कवि की अपनी अलगता होने के कारण वह गीत अपना एक मार्मिक स्थान निर्माण करता है और अपना एक विशिष्ट प्रभाव पाठकों पर या श्रोताओं पर डालता है। इस प्रकार ये सब विवेचन के आधार पर हम एक बात निश्चित कह सकते हैं कि भाव काव्य की आत्मा है, भाव काव्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, भाव काव्य का मूलाधार है। बिना भावों के काव्य की रचना संभव नहीं है या बिना भावों के काव्य लिखा नहीं जाता। इसी कारण पाश्चात्य काव्यशास्त्र में भाव तत्व को सबसे प्रमुख तत्व माना गया है। यहाँ एक और बात महत्वपूर्ण वह यह है कि जो बातें या जो विवेचन हमें पाश्चात्य काव्यशास्त्र के भीतर भाव तत्व को लेकर मिलता है, लगभग वही विवेचन, वही बातें हमें भारतीय काव्यशास्त्र में रस तत्व को लेकर मिलती है। मतलब इन सब का सारांश ये है कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र का भाव तत्व और भारतीय काव्यशास्त्र का रस तत्व एक दूसरे के समकक्ष है या एक दूसरे के समान है। अर्थात भाव तत्व में जो भाव है, जो विचार है, जो सारी बातें हैं, वही सारी बातें हमें रस तत्व, भारतीय काव्यशास्त्र के रस के अंतर्गत या रस की संकल्पना में दिखाई देती है। इसी कारण दोनों को समकक्ष माना गया है। ये हुआ पहला भाव तत्व। अब दूसरे तत्व पर आते हैं। दूसरा पाश्चात्य काव्यशास्त्र में माना गया तत्व है बुद्धि तत्व। अब पाश्चात्य विद्वानों का यह मानना है कि भाव तो सबसे महत्वपूर्ण है ही, उनके बिना काव्य लिखा ही नहीं जा सकता, लेकिन भावों के साथ बुद्धि भी महत्वपूर्ण है। इसके पीछे उनका मानना है कि भाव या विचार, भाव जो है वह सबसे प्रमुख है और विचार, बुद्धि का मूल काम है विचार करना, और विचार भावों का अनुगमन करते हैं या बुद्धि भावों का अनुगमन करती है। भावों का अनुगमन करने से तात्पर्य है कि मन में कोई भाव निर्माण पहले होता है और बाद में उस भाव को साकार बनवाने हेतु या उस भाव को एक विशिष्ट आकार दिलवाने हेतु हमारे प्रयत्न शुरू हो जाते हैं, हमारी सोच शुरू हो जाती है, हमारा दृष्टिकोण शुरू हो जाता है। मतलब विचार बाद में आते हैं, भाव पहले आते हैं। एक सामान्य उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि समझ लीजिए मुझे बहुत भूख लगी है और भूख लगने के बाद मुझे कुछ मिठाई खाने की इच्छा हुई। समझ लीजिए जलेबी खाने की इच्छा निर्माण हुई। तो जलेबी खाने का भाव मेरे मन में पहले जगह निर्माण हुआ, क्योंकि भूख लगी है, भूख एक भाव है, मानवीय संवेदना है, मनोवेग है, और भूख लगने के बाद जलेबी खाने की इच्छा मेरे मन में निर्माण हुई। तब मेरी बुद्धि सोचने लगेगी कि कैसे खानी है, कहाँ खानी है, किस दुकान में जाना है ना। तो पहले भाव निर्माण होगा, पहले इच्छा निर्माण होगी, अनुभूति निर्माण होगी, उसके बाद तद अनुरूप अर्थात उसके अनुरूप हमारी चेष्टाएं, हमारे विचार निर्माण होंगे। हम सोचने लगेंगे कि चलो भूख लगी है तो फिर जलेबी कहाँ से खानी है, किस दुकान से खरीदनी है, दुकान में ही खानी है, होटल में खानी है कि घर जाकर खानी है, कहाँ क्या करना है, इस पर हम विचार बाद में करेंगे, पहले भाव निर्माण होगा। इसी कारण पाश्चात्य विद्वानों ने कहा है कि विचार या बुद्धि भावों का अनुगमन करती है, भावों के पीछे पीछे चली आती है। अभी इसी कारण पाश्चात्य काव्यशास्त्र में भाव को सर्वप्रमुखता दी गई है, लेकिन भाव के साथ साथ दूसरे महत्वपूर्ण तत्व के रूप में विचार तत्व या बुद्धि तत्व को उन्होंने स्वीकार किया है। अब विचार या बुद्धि जरूरी क्यों है, क्या है, उसका क्या स्थान है? तो एक बात यह महत्वपूर्ण है कि भावों को एक विशिष्ट आधार भूमि देने का काम, भावों को एक विशिष्ट आकार देने का काम बुद्धि करती है। मतलब मन में भाव निर्माण होता है। समझ लीजिए मेरे मन में कोई भाव निर्माण हुआ, वह भाव निर्माण होने के बाद मेरे मन में आया कि इस पर मुझे लिखना है, तो सबसे पहले मेरे मन में आएगा कि क्या गद्य लिखना है या पद्य। तो बुद्धि के बल पर सोचूंगा कि मेरा जो विषय है या मेरे मन में जो भाव निर्माण हुआ है उस पर मुझे कुछ न कुछ साहित्य लिखना है, काव्य लिखना है। लेकिन फिर मेरी बुद्धि विचार करेगी कि गद्य लिखना है या कविता लिखनी है, काव्य लिखना है। गद्य लिखना है तो किस साहित्य प्रकार का प्रयोग करना है, क्या मेरा भाव इतना व्यापक है, इतना विस्तार है, या उसमें इतनी व्यापकता है कि मैं पूरा उपन्यास लिख पाऊँ, या मुझे केवल कहानी लिखनी है, रेखा चित्र लिखना है, आत्मकथा लिखनी है, कविता लिखना है। तो भी मुझे विचार करना पड़ेगा कि क्या
मैं छोटी कविता लिखूं या कोई महाकाव्य लिखूं, खंडकाव्य लिखूं, दीर्घ कविता लिखूं, मतलब भाव मन में निर्माण हो जाने के बाद उस भाव को किस रूप में व्यक्त करना है इस पर हमें विचार करना पड़ेगा। साथ ही उस भाव को व्यक्त करते समय हमें और कौन कौन से घटकों का सहारा लेना है, इन सबको कैसे व्यक्त करना है, मतलब मेरे भावों को एक आधार कैसे प्रकट करना है, जो मेरे भाव अमूर्त है उसे आकार कैसे देना है, जो मेरे भाव अरूप है उसे रूप कैसे देना है, ये हम बुद्धि के बलबूते पर तय करते हैं। और इसी कारण पाश्चात्य काव्यशास्त्र में बुद्धि को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है, क्योंकि बुद्धि भावों को आधार भूमि प्रदान करने का काम करती है। दूसरी बात उन्होंने कही है कि भाव अस्पष्ट है, भाव अनिश्चित है ना। तो हम जब देखते हैं तो कोई व्यक्ति आ जाए तो हमें व्यक्ति दिखता है, उसके भाव नहीं दिखते। हमें व्यक्ति दिखता है, मनुष्य दिखता है, उसके भाव नहीं दिखते, मतलब भाव अस्पष्ट है, भाव अनिश्चित है। ऐसे अस्पष्ट अनिश्चित भावों को आकार देने का काम भी बुद्धि करती है, मतलब अमूर्त भावों को मूर्त बनाने का काम या अप्रत्यक्ष भावों को प्रत्यक्ष बनाने का काम भी बुद्धि करेगी। तीसरी बात, भावों की प्रभावी अभिव्यंजना करना, क्योंकि भाव जितने अधिक प्रभावी होंगे या प्रभावी रूप से अभिव्यक्त होंगे, पाठक या श्रोताओं पर उसका उतना ही अधिक प्रभाव पड़ेगा। अगर भाव प्रभावी नहीं है, अगर भावों में वह व्यापकता नहीं है, प्रभाव नहीं है, तो उस काव्य का या उस साहित्य का पाठक या श्रोताओं पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इसी कारण बुद्धि के बलबूते से या बुद्धि की सहायता से हम अपने भावों की प्रभावी अभिव्यंजना कर सकते हैं। चौथी बात है क्रमबद्धता। जब हम कोई भाव व्यक्त करते हैं तब उसमें या उसे व्यक्त करवाने में एक क्रमबद्धता का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाव अगर क्रमिक होंगे, क्रमबद्ध होंगे, तो उसका एक विशिष्ट प्रभाव पड़ता जाएगा। भावों में क्रमबद्धता नहीं होगी तो विचारों की श्रृंखला टूटती जाएगी, और विचारों की श्रृंखला अगर बीच बीच में टूट जाए तो फिर कोई भी भाव स्पष्ट नहीं हो पाता है या किसी भी भाव को हम समझ नहीं पाते हैं, और है कवि के दृष्टिकोण को व्यक्त करना। अब जैसा कि हम जानते हैं, प्रत्येक काम के पीछे कर्ता का उद्देश्य होता है, दृष्टिकोण होता है। वो अपनी रचना के माध्यम से कुछ न कुछ बताना चाहता है, कुछ न कुछ व्यक्त करना चाहता है। अपने साहित्य के माध्यम से, अपने काव्य के माध्यम से कवि भी अपनी बात को व्यक्त करना चाहता है। अब ये कवि का जो दृष्टिकोण है या ये कवि का जो उद्देश्य है, उसे साकार करवाने में भी बुद्धि का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र में बुद्धि को भी काव्य का एक महत्वपूर्ण तत्व माना है। भले ही काव्य में भावों का महत्व सर्वाधिक माना गया है, लेकिन उसके साथ साथ पाश्चात्य समीक्षक बुद्धि को भी उतना ही महत्व देते हैं। ये हुए भाव तत्व, बुद्धि तत्व। अब तीसरे तत्व पर आते हैं। तीसरा तत्व है कल्पना तत्व। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में और पाश्चात्य कवियों ने भाव और बुद्धि के बाद तीसरा महत्वपूर्ण स्थान कल्पना तत्व को दिया है। उन्होंने या अनेक ऐसे पाश्चात्य कवि हैं, खास करके शेक्सपियर का उल्लेख हम कर सकते हैं। शेक्सपियर पाश्चात्य साहित्य के या अंग्रेजी के एक अत्यंत श्रेष्ठ कवि और नाटककार माने जाते हैं, और शेक्सपियर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कवि का कल्पना के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध रहता है। शेक्सपियर ने कहा है कवि का कल्पना के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध रहता है, मतलब कवि अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति में कल्पना को अत्यंत महत्व देता है या कल्पना के बलबूते पर अपनी भावनाओं को अधिक आकर्षक रूप में व्यक्त कर सकता है। शेक्सपियर के बाद स्टीवर्ट, कांट, कॉलरीज, बेनेडेटो क्रोंचे आदि अनेक विद्वान आए, जिन्होंने पाश्चात्य काव्यशास्त्र में कल्पना को एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में स्थापित करने की कोशिश अवश्य की है। लेकिन एक सारासार विचार से देखें तो सबसे महत्वपूर्ण अवश्य भाव है, उसके बाद बुद्धि है, और बुद्धि के बाद कल्पना का महत्व माना जाता है या कल्पना को काव्य में स्थान दिया जाता है। विशेषतः कल्पना को सर्वाधिक महत्व दिलवाने वाले विद्वानों में हमें कॉलरीज का नाम लेना
पड़ता है। और कॉलरिज ने यह कहा है कि काव्य में सबसे महत्वपूर्ण स्थान कल्पना का है। उन्होंने भावों से भी अधिक महत्व कल्पना को दिया है, लेकिन बाकी विद्वानों ने उनकी बात को नहीं माना और इसी कारण पाश्चात्य काव्यशास्त्र में भाव और बुद्धि के बाद कल्पना को महत्व दिया जाता है। कॉलरिज ने कल्पना का काफी व्यापक मात्रा में विवेचन किया। उन्होंने कल्पना के दो भेद मुख्य रूप से किए, एक है प्राथमिक कल्पना और दूसरी गौण कल्पना। जो काव्य की मुख्य आधार भूमि तैयार करती है वह प्राथमिक कल्पना है, और जो काव्य में कभी कभार बीच में सहायता पहुंचाती है वह गौण कल्पना है। इसके अलावा भी उन्होंने कल्पना के और कुछ भेद किए, जैसे पुनर्निर्माण करने वाली कल्पना, जो कभी कुछ न कुछ अपने भाव या अनुभूतियों के माध्यम से नया निर्माण करता है, उसमें जो कल्पना उसे सहयोग देती है वह पुनर्निर्माण करने वाली कल्पना है। दूसरी है उद्भावक कल्पना, कवि अपनी कल्पना के बलबूते पर या अपनी कल्पनाशीलता के सहायता से नए नए प्रसंग, नई नई घटनाएं निर्माण करता है, उसे कहते हैं उद्भावक कल्पना। समझ लीजिए, सूरदास का काव्य आपने पढ़ा होगा। सूरदास ने अनेक प्रकार से, वह उद्धव मथुरा में आता है, मथुरा में जब कृष्ण चले जाते हैं गोपियों को छोड़कर, और तब कृष्ण उद्धव को गोपियों के पास भेजते हैं और उद्धव कृष्ण का संदेश लेकर गोपियों के पास आता है, गोपियों को समझाता है। यह प्रसंग किसी भी धार्मिक काव्य में नहीं आया है, यह सूरदास का काल्पनिक प्रसंग है और सूरदास ने अपनी उद्भावक कल्पना के माध्यम से, देख सकते हैं, इसका निर्माण किया। यह केवल एक उदाहरण हमने देखा। ऐसे प्रत्येक कवि अपनी कल्पनाशीलता से अपने काव्य के भीतर, अपने साहित्य के भीतर नवनवीन प्रसंगों का निर्माण करके अपने काव्य को आकर्षक, प्रभावी बनाने का प्रयत्न जो है वह निसंदेह करता है। दूसरी बात, कल्पना के माध्यम से काव्य में सौंदर्य निर्माण किया जा सकता है, उसे सौंदर्य बोधक कल्पना कहते हैं। कल्पना के माध्यम से काव्य में एक तर्कशीलता निर्माण की जाती है, ऐसा करने वाली कल्पना तर्क प्रधान कल्पना कहलाती है। तो कल्पना के माध्यम से काव्य को अनुभूति मूलक बनाया जाता है या अनुभूति तक ले जाया जाता है, उसे अनुभूति मूलक कल्पना कॉलरिज ने कहा है। इस प्रकार कल्पना के विभिन्न भेद करके कॉलरिज ने काव्य में कल्पना को महत्व दिलवाने का प्रयास जो है वह किया है। अब कॉलरिज ने कल्पना को इतना अधिक महत्व अवश्य दिया है, लेकिन एक सामान्य रूप से देखें तो निसंदेह जब हम कोई भाव विचार व्यक्त करते हैं, जब हम कोई विचार व्यक्त करते हैं, तो हमें उसे थोड़ा सा आकर्षक रूप देना ही पड़ता है। कोई भी बात हम सीधी सीधी नहीं कर सकते। एक सामान्य उदाहरण के माध्यम से हम समझ लेते हैं कि कोई सब्जी बनानी है, ठीक है, कोई सब्जी बनानी है तो सब्जी तो हम लेते ही है, मूल हमारा सब्जी है। समझ लीजिए आपको बैंगन की सब्जी बनानी है तो मूल आपका बैंगन है, लेकिन केवल बैंगन पकाया और खा लिया अच्छा नहीं लगेगा। तो बैंगन पकाने के साथ साथ हमें उसमें तेल, मिर्च, मसाला, नमक ये डालना पड़ेगा। मतलब बैंगन मूल है, बैंगन भाव है, और ये तेल, मिर्च, मसाला जो है वह कल्पना है। वह काव्य, जैसे कल्पना काव्य को आकर्षक रूप देती है, जैसे कल्पना काव्य में एक आकर्षकता निर्माण करती है, वैसे ही सब्जी में ये मीट, मिर्च, मसाले वगैरह ये आकर्षकता निर्माण करते हैं। तो ये बात, ये स्थान कल्पना का है और वह वही तक है, मतलब मूल है और सहायक है। इसी कारण पाश्चात्य काव्यशास्त्र में भले ही कॉलरिज कल्पना को सर्वप्रमुख मानते हो, लेकिन बाकी विद्वानों ने इसे स्वीकार नहीं किया है। और कुल मिलाकर विचार किया जाए तो पाश्चात्य काव्यशास्त्र में सबसे मुख्य भाव तत्व, उसके बाद बुद्धि तत्व और बुद्धि के बाद कल्पना का महत्व आता है। लेकिन इसके बावजूद कल्पना काव्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। और अब अंतिम तत्व है शैली तत्व। शैली का अर्थ है स्टाइल। अंग्रेजी में कहा जाता है कि स्टाइल इज अ मैन, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग शैली होती है, अपनी अलग स्टाइल होती है और उसी के बलबूते पर वह पहचाना जाता है। अब वही बात हमें साहित्य के संदर्भ में भी लागू होती है, क्योंकि प्रत्येक जो साहित्य प्रकार है उसकी अपनी अलग शैली है। आप उपन्यास को देख लीजिए, उपन्यास की अपनी अलग शैली होगी। आप कहानी को देख लीजिए, कहानी की अलग शैली होगी। नाटक को लिया, नाटक की अलग शैली है। महाकाव्य को लिया, महाकाव्य की अलग शैली। मतलब प्रत्येक साहित्य प्रकार की अलग शैली। ये तो हुई ऊपर की बात। अगर और गहराई से जाए
तो प्रत्येक कवि या प्रत्येक साहित्यकार की भी अलग अलग शैली है। मगर अगर हम मैथिली शरण गुप्त को देखें तो मैथिली शरण गुप्त के में काव्य में हमें राष्ट्रीय भावना दिखाई देगी। अगर हम फणीश्वरनाथ रेणु के काव्य को लिया जाए तो हम कहते हैं कि वे आंचलिक कवि है, क्योंकि आंचलिकता उनकी शैली है। अगर हम नागार्जुन, यशपाल इनके साहित्य को देखें तो हम इन्हें कहते हैं साम्यवादी साहित्यकार, क्योंकि उनके काव्य में प्रगतिवाद का दर्शन हमें होता है। हम अज्ञेय, मुक्तिबोध इनको देखें तो इनको हम नया कवि मानते हैं, क्योंकि नई कविता की शैली उनमें है। अगर हम आधुनिक जो कवि है उनको देखते हैं तो उनमें हम कहते हैं ये साठोत्तरी कवि है। मतलब इनमें प्रत्येक कवि का, प्रत्येक साहित्यकार का अपना काव्य लेखन का अपना एक अलग अंदाज होता है, अपना एक अलग शैली होती है, और उसी शैली के आधार पर वो जाना जाता है। इसी कारण पाश्चात्य काव्यशास्त्र में शैली को भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व के रूप में स्वीकार किया गया है। दूसरी बात, शैली के द्वारा कवि अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को आकर्षक रूप दे सकता है, उन्हें प्रभावी बना सकता है। जैसे कि कोई महाकाव्य लिखना है तो उसमें कैसे लिखना है, कथा का विभाजन कैसे करना है, उसमें कौन से सर्गों का प्रयोग करना है, सर्गों को कौन से नाम देने हैं, कौन से छंदों का प्रयोग करना है, किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना है, किस प्रकार के अलंकार का प्रयोग करना है, प्रतीक, बिंब आदि का प्रयोग किस प्रकार से करना है, कुल मिलाकर किसी भी सर्ग का प्रारंभ कैसे करना है, सर्ग का अंत कैसे करना है, बीच में कथा का विस्तार कैसे करना है। ये ऐसी अनगिनत बातें हैं जिसका नियोजन कवि अपनी शैली के बलबूते पर कर सकता है या अपनी शैली के माध्यम से कर सकता है। इसी कारण पाश्चात्य काव्यशास्त्र में शैली को भी उतना ही महत्व दिया गया है जितना बाकी तत्वों को दिया गया है। हाँ, एक बात अवश्य है कि भाव थोड़े ज़्यादा जरूरी माने हैं तो शैली को थोड़ा कम महत्व दिया है, लेकिन शैली को भी पाश्चात्य काव्यशास्त्र में व्यापक महत्व दिया है। अब इन सब का सारांश ये है कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र में भाव, बुद्धि, कल्पना और शैली, इन चारों ही तत्वों को व्यापक महत्व दिया है। इतना ही नहीं, कुछ विद्वानों ने इसके आगे शब्द तत्व और अर्थ तत्व को भी काव्य में महत्वपूर्ण माना है। और भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र के बीच यही अंतर है, क्योंकि भारतीय काव्यशास्त्र के परिचय में हमने देखा था कि रस तत्व जिसने माना उसने केवल रस को ही माना, बाकी तत्वों को महत्व दिया ही नहीं। बाद में भामह और बाकी अलंकारवादी आचार्य आए जिन्होंने रस का विरोध किया है। उनका कहना था कि रस काम का नहीं, हम अलंकार वाले काम के हैं। उसके बाद रीति वाले आए, वे कहने लगे रस अलंकार दोनों काम के नहीं, हम रीति वाले काम के हैं। बताने का तात्पर्य यह है कि भारतीय काव्यशास्त्र में एक व्यापक खंडन मंडन की प्रवृत्ति, परस्पर विरोध की प्रवृत्ति हमें दिखती है, उतनी परस्पर विरोध की प्रवृत्ति हमें पाश्चात्य काव्यशास्त्र में नहीं मिलती है। पाश्चात्य समीक्षक अपने मत को मानते हैं, लेकिन अपने मत को व्यक्त करते समय किसी और के मत का बहुत अधिक विरोध या भारतीय विद्वानों जैसा विरोध नहीं करते हैं। और इसी कारण कॉमन रूप से अगर देखा जाए तो पाश्चात्य काव्यशास्त्र में इन चार तत्वों को सबसे प्रमुखता दी गई है, भाव तत्व, बुद्धि तत्व, कल्पना तत्व। अब इनकी समीक्षा करें तो निसंदेह भाव तत्व सबसे महत्वपूर्ण है, दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है बुद्धि तत्व, तीसरा है कल्पना तत्व और चौथा है शैली तत्व। तो इस प्रकार से काव्य के तत्वों का परिचय है। आशा है आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।